गुड आफ्टरनून प्रवीण कुमार गौरव। बेटा कैसे हो? कैसे हो प्रवीण? मैं भी ठीक हूं बेटा। आज हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? हमने पिछली वाली क्लास में आपको बताया था फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। हमने बेटा आपको सिखाया था, समझाया था डिटेल्ड प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का, कहां पर हुई फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट बना। ठीक है ना जी? तो आज हम पढ़ेंगे ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन क्या है बेटा? ब्लास्टुलेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पहला स्टेज है। ठीक है ना जी? आवाज आ रही है ना बेटा? प्रवीण, बस फिर बढ़िया है। एक मिनट तुम रुको। हाँ, क्या पूछ रहे हो बेटा? अच्छा, यहाँ का टेम्परेचर तो अभी बहुत कम है। यहाँ का अभी टेम्परेचर यही कोई 20-20 के आसपास होगा। बस 5 मिनट हम वेट करेंगे, बाकी देखते हैं कौन कौन ज्वाइन करेगा, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ का टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है,
तो हम पढ़ने वाले हैं आज ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन क्या है? ब्लास्टुलेशन इज द फर्स्ट थैंक यू बेटा। ब्लास्टुलेशन इज द step of first step of embryonic development। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पहला स्टेप है ब्लास्टुलेशन। ठीक है ना भाई? ये ब्लास्टुलेशन एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाऊंगा जी। ये देखो, थोड़ा सा वेट करो बेटा आप, मैं ये डायग्राम कंप्लीट करता हूं पहले। ये मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है ना भाई? ये चीज क्या है? ये मैंने यहां से बनाया यूटरस का वॉल। देखते जाओ। ये देखिए बेटा, ये स्ट्रक्चर हम आपको समझा चुके हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही स्ट्रक्चर है ना? ओके। तो हमने क्या बोला? यहां पर जाइगोट बन चुका है। देखते जाओ, ये है जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, ध्यान से देखना तुम, मैं क्या क्या बोल रहा हूं। ये हमने पिछली वाली क्लास में देखा, जाइगोट बन चुका है। बट इस जाइगोट के बाहर बेटा एक कवरिंग अभी भी है। मैं रेड से वो कवरिंग ड्रॉ कर रहा हूं। वो कौन सी कवरिंग है? ये कवरिंग है जोना पेल्यूसिडा। जाइगोट के बाहर अभी भी जोना पेल्यूसिडा है। जोना पेल्यूसिडा याद होगा तुमको, ये एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर है, कवरिंग है, जो सेकेंडरी oocyte के बाहर थी। जाइगोट बनने के बाद भी ये अभी है। ये जाइगोट कैसे बना था बेटा? ये जाइगोट बना था बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन हुआ था कहां पर? इन द एम्पिलरी पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब देखो, ये जाइगोट धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर रहा है, और आगे की तरफ मूव करते करते इसका डिवीजन भी हो गया।
मतलब डिवीजन मतलब इस जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन हुआ। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद दो सेल्स बने, ये देखिए, ठीक है ना जी। लेकिन इन दो सेल्स के बाहर अभी भी इन दो सेल्स के बाहर जोना पेल्यूसिडा है ही है। जोना पेल्यूसिडा अभी भी रहेगा। तो फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट कन्वर्ट्स द स्ट्रक्चर इनटू अ टू सेल्ड स्ट्रक्चर। बेटा जी, इन दो सेल्स को हम ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं। ब्लास्टोमेयर्स क्या हैं? ये डॉटर सेल्स हैं, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे पहले जब जाइगोट का डिवीजन होगा तो दो ब्लास्टोमेयर्स बनेंगी, और ये डिवीजन कौन सा डिवीजन होगा बेटा? माइटोटिक डिवीजन। इन दो ब्लास्टोमेयर्स के बाहर अभी भी जोना पेल्यूसिडा होगा, ठीक है ना। एंड ये जो पहला डिवीजन है, दिस फर्स्ट डिवीजन ऑकर्स 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मैं यहां पर लिख रहा हूं फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट। फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट कब होगा? 30 आवर्स, 30 घंटे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद जाइगोट का पहला डिवीजन होगा, और इस पहले डिवीजन से दो डॉटर सेल्स बनेंगी जिनको हम ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे, ठीक है ना जी। अब देखो आगे, इन दो ब्लास्टोमियर्स का फिर से डिवीजन होगा, तुरंत एक और डिवीजन होगा, और ये दोनों ब्लास्टोमियर्स चार ब्लास्टोमियर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, 4 ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म्ड। लेकिन इन चार ब्लास्टोमियर्स के बाहर अभी भी जोना पेल्यूसिडा वाला लेयर है। जोना पेल्यूसिडा अभी भी गायब नहीं हुआ, इट इज स्टिल देयर। ये क्यों है अभी भी वहां पर, मैं आगे बताऊंगा। तो पहला डिवीजन हुआ था 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब ये दूसरा डिवीजन हुआ, दूसरे डिवीजन से दो ब्लास्टोमियर्स कन्वर्ट हो गए इनटू चार ब्लास्टोमियर्स। ये वाला डिवीजन भी माइटोटिक डिवीजन ही होगा, एंड ये आप लिखेंगे इट ऑकर्स 10 आवर्स आफ्टर द फर्स्ट डिवीजन। सेकेंड डिवीजन of the two blastomeres, second division, occurs 10 hours after the first, 10 hours after the first division. पहले डिवीजन के 10 घंटे बाद दूसरा डिवीजन होगा और चार ब्लास्टोमेयर्स बनेंगे, राइट। फिर होगा तीसरा डिवीजन, तुरंत डायरेक्ट जल्दी जल्दी ये डिविजन्स हो रहे हैं। तीसरे डिवीजन से ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगा इनटू एन 8 सेल्ड स्ट्रक्चर, 8 सेल वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है ना। अभी भी जोना पेल्यूसिडा इंटैक्ट है, जोना पेल्यूसिडा इज स्टिल देयर। ये देखो, ये रहा थर्ड डिवीजन। ये तीसरा डिवीजन कब होगा? मैं लिखूंगा थर्ड डिवीजन, थर्ड क्लीवेज डिवीजन occurs by the end of the third day after fertilization. By the end of the third day after fertilization. By the end of the third day after fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद तीसरा दिन एंड होते होते तीसरा डिवीजन भी होगा, और तीसरे डिवीजन से 8 सेल्ड स्टेज बनेगा, ठीक है। देन इस तीसरे डिवीजन के बाद एक और डिवीजन होगा, एंड फाइनली ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगा
into a 16-celled stage ठीक है जी, अभी भी जोना पेलुसिडा इंटैक्ट है, 16 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो गया, जोना पेलुसिडा इज स्टिल देयर। बेटा जी ये 16 सेल्ड वाला स्टेज जो है, इट इज मलबरी लाइक, मलबरी लाइक स्ट्रक्चर, मलबरी जानते हो, और इस मलबरी लाइक 16 सेल्ड स्टेज को हम बोलते हैं मॉर्यूला। क्या बोलते हैं? मॉर्यूला, इट इज मॉर्यूला, MORULA, मॉर्यूला। ठीक है ना? एक और चीज याद रखनी है, कभी कभार पूछा जाता है, एक और चीज याद रखनी है, फर्स्ट स्टेज से, जाइगोट से लेके मॉर्यूला तक बहुत सारे स्टेजेस आ गए। पहले जाइगोट था, ये 2 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो गया, फिर 4 सेल्ड स्टेज, फिर 8 सेल्ड स्टेज, एंड फाइनली 16 सेल्ड स्टेज। एंड धीरे धीरे ये मॉड्यूला यूट्रस की कैविटी में पहुंच गया। मतलब दो चीजें हो रही है, एक तो डिविजन्स भी हो रहे हैं और दूसरा इसका मूवमेंट भी हो रहा है। डिविजन्स भी हो रहे हैं और मूवमेंट भी हो रहा है, ठीक है ना? मूवमेंट क्यों हो रहा है इसका आपको याद रखना पड़ेगा। जो फैलोपियन ट्यूब है ना बेटा, फैलोपियन ट्यूब के वॉल पे छोटे छोटे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। वही सीलिया, वही हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इस डिवाइड होते हुए डिवाइड होते हुए स्ट्रक्चर को आगे की तरफ पुश करता है। मैं यहां लिखूंगा बीटिंग ऑफ सीलिया, बीटिंग ऑफ सीलिया of fallopian tube, beating of cilia of fallopian tube push the dividing zygote, push the dividing embryo लिखूंगा towards uterus, towards uterus। ठीक है, अब देखो, अब ये मॉड्यूला यूट्रस में पहुंच गया, यूटरीन कैविटी में। तुम सोचो जरा, इस वक्त जब मॉड्यूला यूट्रीन कैविटी में पहुंचेगा, इस वक्त फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा फेज था? जरा फ्लैशबैक में जाओ। जब ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था, तब कौन सा डे था? 14th डे। मैं तुमको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया हूं, मैंने तुमको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया है, ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। 14th डे के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन मैंने कहा ये एग जो है सेकेंडरी oocyte ये फैलोपियन ट्यूब में वेट करेगा। कितने दिन तक ये जिंदा रहेगा? 24 घंटे से लेके 36 घंटे तक, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। तो मान लो 2 दिन ये जिंदा रहा, 14, 15, 16। 16 के बाद पहला डिवीजन हुआ 30 आवर्स, फिर दूसरा डिवीजन हुआ 10 आवर्स, हो गए 40 घंटे। बाय द थर्ड डे, मतलब 16 और 3 19 दिन तक ये कैविटी में, यूट्रीन कैविटी में पहुंच चुका होगा। 19वें दिन इस यूट्रस का कौन सा फेज चल रहा होगा? अगर तुमको मेंस्ट्रुअल साइकिल याद होगा, उस वक्त यूट्रस का सिक्रेटरी फेज चल रहा होगा। ध्यान रहे, यूट्रस या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मस्ट बी इन सिक्रेटरी फेज। लास्ट वाला फेज जो था, सिक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इस फेज में यूट्रस का एंडोमेट्रियम काफी सारा सिक्रीशंस यूट्रीन कैविटी में डालता है। यूट्रस के एंडोमेट्रियम से बहुत सारा लिक्विड यूट्रस की कैविटी में होता है।
ये मॉर्यूला जैसे ही यूट्रस की कैविटी में पहुंचेगा, ये यूट्रस की कैविटी में 3 से 4 दिन रुकेगा। ये यूट्रस की कैविटी में 3 से 4 दिन स्टॉप करेगा, और वो 3-4 दिन ये यूट्रस कैविटी में जो लिक्विड है उस लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा। लिक्विड को एब्जॉर्ब करते करते इस मॉड्यूला के अंदर जो सेल्स हैं वो कुछ अरेंज हो जाएंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। ये रहा जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो ब्लास्टोमियर्स बेटा अरेंज हो जाएंगे कुछ इस तरह। ये देखो, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। ब्लास्टोमियर्स अरेंज हो जाएंगे, और अरेंज कैसे होंगे? वो इस तरह अरेंज होंगे। ब्लास्टोमियर्स, डेवलपिंग एम्ब्रायो के ब्लास्टोमियर्स अरेंज हो जाएंगे। किस तरह अरेंज हो जाएंगे? इसके सेंटर में कैविटी बनेगा। इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील। और बाहर वाला जो ये लेयर ऑफ सेल्स हैं, इस बाहर वाले लेयर ऑफ सेल्स को बेटा हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट कहां लिखूं? ये रहा ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। फिर ये वाला इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास, या इट इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है। एंड बाहर, डेफिनेटली बाहर जोना पेल्यूसिडा अभी भी था। अब जोना पेल्यूसिडा के खत्म होने की बारी आई। ये रहा जोना पेल्यूसिडा। मैं फिर से रिपीट करूंगा। यूट्रस की कैविटी में जब मॉड्यूला पहुंचा, तो यूट्रस की कैविटी में इस मॉड्यूला ने यूट्रस का फ्लूइड एब्जॉर्ब किया। यूट्रस में काफी सारा फ्लूइड है। क्यों है फ्लूइड? क्योंकि उस वक्त फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिक्रेटरी फेज चल रहा होगा। सिक्रेटरी फेज में यूट्रस के एंडोमेट्रियम से काफी सारा लिक्विड निकलता है। वही लिक्विड इस मॉड्यूला ने एब्जॉर्ब किया, और लिक्विड एब्जॉर्ब करने से ये थोड़ा सा ग्रो हो गया। इस मॉड्यूला के अंदर एक कैविटी बन गई। उस कैविटी के अंदर वो लिक्विड जमा हो गया। उस कैविटी को बेटा बोलते हैं ब्लास्टोसील। और कैविटी बनने से इस मॉड्यूला के जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो अरेंज हो जाएंगे 2 लेयर्स में। बाहर वाला लेयर ऑफ सेल्स जिसको अपन ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और दूसरा ग्रुप सेल्स का ये जिसको अपन इनर सेल मास बोलेंगे या एम्ब्रियोब्लास्ट। अब ये स्ट्रक्चर जिसमें 3 चीजें हैं, इनर सेल मास, इनर सेल मास के बाहर एक ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट इज सराउंडेड बाय जोना पेल्यूसिडा। यही स्ट्रक्चर जो है इसको अपन बोलते हैं ब्लास्टुला, या इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है ना? दिस स्ट्रक्चर इज नाउ नोन एज, क्या है ये? ब्लास्टुला। इसको ब्लास्टुला बोलते हैं। बट अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में इट इज मोर प्रिसाइजली नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। बाकी सारे मैमल्स में इसको ब्लास्टुला बोलते हैं, लेकिन ह्यूमंस में इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। यही ब्लास्टोसिस्ट बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। कहां से? फ्रॉम द जाइगोट, इज नोन एज ब्लास्टुलेशन। और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पहला स्टेज है। ये ब्लास्टोसिस्ट बना कैसे? तुम बेटा देख सकते हो,
जाइगोट था, जाइगोट का पहला डिवीजन हुआ तो दो ब्लास्टोमियर्स बने, ब्लास्टोमियर्स बोले तो सेल्स। इन ब्लास्टोमियर्स का फिर से डिवीजन हुआ तो चार बने, चार का फिर से डिवीजन हुआ तो आठ बने, आठ का डिवीजन हुआ तो 16 बने। उस 16 सेल्स वाले स्ट्रक्चर, 16 ब्लास्टोमियर्स वाले स्ट्रक्चर को मॉर्यूला बोलते हैं। ठीक है ना? देख देख रहे हो तुम लोग, सक्सेसफुली जल्दी जल्दी डिवीजन हो रहा है जायगोट का। पहला डिवीजन तो दो दो ब्लास्टोमियर्स बने, दूसरा डिवीजन तो चार ब्लास्टोमियर्स बने। इन सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स को हम बेटा बोलते हैं क्लीवेज डिविजन्स। क्या? क्लीवेज डिविजन्स। तो हम बोलेंगे ब्लास्टुलेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पहला स्टेज है, एंड दिस ब्लास्टुलेशन ऑकर्स, कैसे होता है ये? इट ऑकर्स बाय क्लीवेज डिविजन्स ऑफ जाइगोट, या सिंपली क्लीवेज ऑफ जाइगोट। जाइगोट का क्लीवेज हुआ तब जाके ब्लास्टोसिस्ट बना, और ब्लास्टोसिस्ट बनते बनते यूट्रस की कैविटी में आ चुका है। यूट्रस की कैविटी में आने के बाद अब ये इम्प्लांट होगा यूट्रस के एंडोमेट्रियम में। बताओ, इतना समझ आया? हाँ, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। ओके, हम चलते हैं आगे। एक डायग्राम ढूंढता हूं मैं, थोड़ा सा तुम वेट करो बेटा। ये देखो भाई, हाँ ये क्लियर है ना? डायग्राम दिखाई दे रहा है ना? ओके, इधर देखो, मैं ऊपर लिखने वाला हूं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट अब इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ध्यान से सुनना, जब मॉर्यूला यूट्रस की कैविटी में पहुंचा, मैंने कहा मॉर्यूला यूट्रस की कैविटी में पहुंचने के बाद 3 या 4 दिन यूट्रस की कैविटी में रुकेगा। वही 3 या 4 दिन यूट्रस की कैविटी में वो बहुत सारा फ्लूइड एब्जॉर्ब करेगा। वो फ्लूइड एब्जॉर्ब करने से उसमें कैविटी डेवलप होगी। उस कैविटी को हमने नाम क्या दिया? ब्लास्टोसील। और उसके सेल्स अरेंज हो जाएंगे दो लेयर्स में। कौन कौन सा लेयर? ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। ठीक है ना जी? तो यहां पर ये जो चीज है, इट इज ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट है।
इसी पार्ट को बेटा हम इस पार्ट को जूम करके दिखाएंगे, ठीक है ना। हम इस पार्ट को जूम करके दिखाएंगे यहां। ओके, देखते रहो। हाँ जी, तो ये रहा यूट्रस का वॉल और ये रहा यूट्रस का एंडोमेट्रियम। इस पार्ट को मैं जूम कर रहा हूं। यूट्रस का एंडोमेट्रियम बेटा, एंडोमेट्रियम में काफी सारे कॉलमनर सेल्स लगे, लाइक दिस। यूट्रस के एंडोमेट्रियम में काफी सारे कॉलमनर सेल्स लगे हैं। कॉलमनर सेल्स मतलब लंबे वाले कॉलम लाइक सेल्स। ओके, अब क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट आया, उस ब्लास्टोसिस्ट का सबसे पहले जो जोना पेल्यूसिडा है वो खत्म। अभी मैं रेड कलर का जोना पेल्यूसिडा नहीं दिखाऊंगा। ठीक है ना बेटा, थैंक यू। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले जोना पेल्यूसिडा खत्म। जब जोना पेल्यूसिडा खत्म हो जाएगा तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है हमारा, वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाएगा। अब मैं रेड कलर का जोना पेल्यूसिडा नहीं दिखाऊंगा। देख लो बच्चे, जोना पेल्यूसिडा खत्म हो गया। जोना पेल्यूसिडा अगर खत्म नहीं होगा तो इस ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं। ये ध्यान रखना, जोना पेल्यूसिडा ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट होने नहीं देता। अब जोना पेल्यूसिडा खत्म हो गया और ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही किसके साथ, यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ टच करेगा, ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम को खराब करके, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ये यूट्रस का एंडोमेट्रियम है, ये वाली चीज जो मैंने यहां पर ड्रॉ की, ये यूट्रस का वॉल है भाई। और ये वाला लेयर जो है, इट इज एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस। एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस, ये क्या है, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट। बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं यहां पर बोलने वाला हूं। अब मैंने जोना पेल्यूसिडा दिखाया नहीं, तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिखूंगा, क्या, जोना पेल्यूसिडा इज डिसॉल्व्ड। एंडोमेट्रियम से ही कुछ एंजाइम्स निकलेंगे, वो अब जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व करेंगे। एंड नाउ व्हाट हैपेंस नाउ, ट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, मैंने पहले ही बताया था, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसके बाहर वाला जो सेल्स का लेयर है, इसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। ट्रोफोब्लास्ट। और ये वाला जो रीजन है, इसको बेटा हम बोलते हैं इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट जो ब्लास्टोसिस्ट का है, comes in contact comes in contact with endometrium of uterus, contact with endometrium of uterus।
and starts to get implanted. Starts to get implanted. प्लांट इम्प्लांटेशन इसका स्टार्ट हो गया, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक ज़ोना पेल्यूसिडा इंटैक्ट क्यों था? ज़ोना पेल्यूसिडा इंटैक्ट क्यों था? जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में आ गया तब ज़ोना पेल्यूसिडा खत्म हो गया। अभी तक इस पूरे स्ट्रक्चर के बाद ज़ोना पेल्यूसिडा क्यों था? इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये जो ज़ोना पेल्यूसिडा है ना, ये इस स्ट्रक्चर को, इस डेवलपिंग एम्ब्रायो को गलत जगह पर इंप्लांट होने से रोकता है। क्यों? ध्यान से सुनना है यहां पर। जो ब्लास्टोमियर्स होती है ना बेटा, ब्लास्टोमियर्स, किसकी ब्लास्टोमियर्स क्या है? ब्लास्टोमियर्स यही है सेल्स, एम्ब्रायो के सेल्स। ये ब्लास्टोमियर्स में कैपेबिलिटी होती है, इनमें पोटेंशियल होता है। जैसे ही ये फैलोपियन ट्यूब के वॉल के साथ टच करेंगे, ये फैलोपियन ट्यूब के वॉल के अंदर धस जाएंगे। जैसे ही ये ब्लास्टोमियर्स यूट्रस के वॉल के साथ टच करेंगे, ये अंदर धस जाएंगे। अब सोचो जरा, अगर ये एम्ब्रायो में ये रहे ब्लास्टोमियर्स और बाहर अगर ज़ोना पेल्यूसिडा नहीं होता, ज़ोना पेल्यूसिडा अगर यहां पर ही खत्म होता, तो ये एम्ब्रायो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही अटैच हो जाता, ये एम्ब्रायो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही इंप्लांट हो जाता। और फैलोपियन ट्यूब इसके इंप्लांट होने के लिए सही जगह नहीं है। सोचो, अगर एम्ब्रायो फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंप्लांट हो गया तो ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही बढ़ेगा बढ़ेगा, और फैलोपियन ट्यूब उतना बड़ा होता ही नहीं है। जब इसका साइज बढ़ेगा, जब ये फीटस में कन्वर्ट होगा, बच्चे में कन्वर्ट होगा, तो ये फैलोपियन ट्यूब को फाड़ देगा ना। समझ रहे हो बात? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस ब्लास्टोसिस्ट को गलत जगह पर इंप्लांट होने से बचाता है कौन? ज़ोना पेल्यूसिडा। मैं यहां पर लिखने वाला हूं, इट प्रोटेक्ट्स ज़ोना पेल्यूसिडा, प्रोटेक्ट्स द improper implantation, improper implantation of embryo। गलत जगह पर एम्ब्रियो को इंप्लांट होने से रोकेगा ज़ोना पेल्यूसिडा। इस एम्ब्रायो को सिर्फ और सिर्फ यूट्रस के अंदर ही इंप्लांट होना है, यूट्रस से पहले इसको इंप्लांट नहीं होने देगा। कभी कभार, बहुत रेयर केसेस में, बहुत रेयर केसेस में क्या होता है, इस एम्ब्रियो का ज़ोना पेल्यूसिडा फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही खत्म होता है और ये एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंप्लांट होता है। ध्यान से सुनना, अगर एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंप्लांट हो गया तो हम बोलेंगे इस प्रेगनेंसी को ट्यूबल प्रेगनेंसी। क्या? ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? अगर, मैंने क्या बोला, अगर एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंप्लांट हो गया, जो कि इसके इंप्लांटेशन के लिए सही जगह नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है, ये फैलोपियन ट्यूब को बर्स्ट कर सकता है। ऐसी प्रेगनेंसी को हम बेटा ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर तुमसे कोई पूछेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है या ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या है, तुम बोलोगे इफ एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड नॉट इन द यूटरस अदर देन यूटरस, इम्प्लांट हो गया, उस प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। यूट्रस के बगैर किसी और जगह पर इंप्लांट हो गया, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ट्यूबल प्रेगनेंसी।
ट्यूबल प्रेगनेंसी का मतलब एम्ब्रियो का इम्प्लांट होना, कहां पर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये फैलोपियन ट्यूब को बर्स्ट करा सकता है। ठीक है ना भाई? इसीलिए जब तक ये डेवलपिंग एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर नहीं पहुंचता, तब तक इसके बाहर कवरिंग लगी होती है। कौन सी कवरिंग? ज़ोना पेलुसिडा। और यूट्रस में पहुंचा, यूट्रस में पहुंचते पहुंचते ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, और ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद ज़ोना पेलुसिडा खत्म, देन ये आराम से यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होना शुरू होता है। हाँ, ज़ोना पेलुसिडा अगर पहले ही खत्म हो गया तो ये गलत जगह पर इम्प्लांट हो सकता है। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। ओके बेटा, चलता हूं आगे। तो शाबाश, इधर देखो। तो ये रहा हमारा यूट्रस का एंडोमेट्रियम। दिस इज द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। देखते जाओ। दिस इज द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस। और यूटरस का एंडोमेट्रियम मैंने कहा कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का बना होता है। ठीक है, ध्यान से देखो। इस यूटरस के एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो चुका है ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट का जो ट्रोफोब्लास्ट वाला लेयर था, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट का जो ट्रोफोब्लास्ट वाला लेयर था, वो ट्रोफोब्लास्ट वाला लेयर डिवाइड होके दो लेयर्स में कन्वर्ट हो चुका है। ट्रोफोब्लास्ट वाला लेयर डिवाइड होके दो लेयर्स में कन्वर्ट हो चुका है। एक मिनट मुझे ड्राइंग बनाने दो, तुमको समझ में आ जाएगा। ये रहा ये देखो भाई, कुछ इस तरह की कहानी हो जाएगी, कुछ इस तरह का सीन क्रिएट होगा वहां पे। और ये रहा इनर सेल मास। ठीक है ना? तो हुआ क्या, तुम देख सकते हो, जो ट्रोफोब्लास्ट था, ट्रोफोब्लास्ट बेटा दो लेयर्स में डिफरेंशिएट हो गया। एक ये अंदर वाला लेयर, अंदर वाले लेयर को हम बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट। और बाहर वाले लेयर को हम बोलेंगे सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। और अंदर ये रहा हमारा इनर सेल मास। इनर सेल मास को हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोलते हैं।
और ये रही कैविटी, जिस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, ट्रोफोब्लास्ट जो है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर डिफरेंशिएट हो गया दो लेयर्स में। कौन कौन सा, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, और साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट ये बाहर वाला, इस सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में लंबे लंबे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे। यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यूट्रस के एंडोमेट्रियम को चीर के अंदर दब जाएंगे। ठीक है ना। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई। तो हम क्या बोलेंगे, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट पहला काम करेगा, क्या काम करेगा, इट प्रोड्यूसेस कोरियोनिक विलाई, which get embedded in the endometrium of uterus, endometrium, जो एम्बेड हो जाएंगे इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस। और जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, अंदर वाला लेयर, वो इनर सेल मास को कवर करेगा, इट कवर्स द इनर सेल मास। दूसरी बात, ये जो सिंसिशियो ट्रोफोप्लास्ट है बेटा, ये एक हार्मोन रिलीज करेगा, हार्मोन इज रिलीज्ड बाय इट। उस हार्मोन का नाम HCG, HCG का मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये हार्मोन क्या काम करेगा, ये हार्मोन ओवरी के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका लाइफ प्रोलॉन्ग करेगा, इट प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी, इट प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ मतलब उसको जिंदा रखेगा, इट प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ कार्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी। मैंने तुमको पहले ही बोला है, कार्पस ल्यूटियम एक टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। कार्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर जब इम्प्लांटेशन जब हो गया तो कार्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर कम से कम 3 महीने तक जिंदा रहेगा, और उसको 3 महीने तक जिंदा रखेगा कौन, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, जो कहां से निकला, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से। अब इस कार्पस ल्यूटियम को 3 महीने तक जिंदा क्यों रहना है, बिल्कुल इसको जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम से एक और हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और यही हार्मोन यूट्रस के एंडोमेट्रियम को फिट रखेगा, इंटैक्ट रखेगा। यहां पर लिखूंगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस, इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस। कितने महीने तक, 3 महीने तक। 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद ये कार्पस ल्यूटियम फट जाएगा, और उस वक्त एंडोमेट्रियम को कौन बनाए रखेगा बेटा, उस वक्त तक फीटस और यूटरस के बीच में एक प्लेसेंटा बन चुका होगा, मां के यूटरस और फीटस के बीच में एक कनेक्शन बन चुका होगा, उस कनेक्शन को हम प्लेसेंटा बोलते हैं।
और 3 महीने के बाद वही प्लेसेंटा HCG हार्मोन को रिलीज करेगा। लेकिन पहले 3 महीने तक प्लेसेंटा बना नहीं होगा अच्छे से, तो पहले 3 महीने तक HCG हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को जिंदा रखेगा और यही कार्पस ल्यूटियम पहले 3 महीने तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता जाएगा। यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूट्रस के एंडोमेट्रियम को इंटैक्ट रखेगा। जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो 3 महीने के बाद प्लेसेंटा एनफ बना होगा और वही प्लेसेंटा बाद में प्रोजेस्टेरॉन का काम करने लगेगा। प्रोजेस्टेरॉन खुद रिलीज करेगा और मेंटेन करेगा किसको? यूट्रस के एंडोमेट्रियम को। वन मोर पॉइंट, यहां पर एक और पॉइंट, जब ये इम्प्लांटेशन हो गया, अब हम यूट्रस के एंडोमेट्रियम को एंडोमेट्रियम नहीं बोलेंगे, नाउ इट इज नोन एज डेसिडुआ। इम्प्लांटेशन के बाद यूट्रस के एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा? सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट दो लेयर्स हैं जो ट्रोफोब्लास्ट से ही जनरेट हुए। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा जिनको हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यूट्रस के वॉल के अंदर एम्बेड हो जाएंगे, दस जाएंगे, और ये पूरा का पूरा डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट अंदर फिट हो जाएगा। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट एक हार्मोन रिलीज करेगा। इस हार्मोन का नाम है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये HCG हार्मोन कार्पस ल्यूटियम की लाइफ को प्रोलॉन्ग करेगा ओवरी के अंदर। कार्पस ल्यूटियम वही ग्लैंड है, वही चीज है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूट्रस के एंडोमेट्रियम को इंटैक्ट रखेगा। 3 महीने तक ऐसा करता रहेगा। कौन? कार्पस ल्यूटियम। 3 महीने के बाद कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा। तब तक प्लेसेंटा बन चुका होगा। वही प्लेसेंटा बाद में प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, HCG बनाएगा और यूट्रस के एंडोमेट्रियम को, जिसको हम अभी डेसिडुआ बोलते हैं, इसको इंटैक्ट रखेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये फीटस बनाने में, बच्चा बनाने में कोई मदद नहीं करता। मेन जो फीटस है, बच्चा जो है, वो इससे बनेगा। किससे? इनर सेल मास से। तो इनर सेल मास is responsible for formation of embryo proper. It is responsible for formation of embryo. Main embryo इसी से बनेगा। हाँ, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या काम करेगा मैंने आपको बताया बेटा। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट इतना सारा काम करेगा। साइटोट्रोफोब्लास्ट कवर करेगा इनर सेल मास को, और तो और साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है, इट हेल्प्स इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन। It helps in placenta formation. And एक और काम, it helps in formation of extra embryonic membranes. Extra embryonic membranes. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बेटा 3 होते हैं, कोरियन, एमनियन एंड एलेंटॉइस। इन्हीं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाएगा। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट इतना सारा काम करेगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का काम क्या है? वो इसी इनर सेल मास से बनने वाले एम्ब्रियो प्रॉपर को बहुत सारा प्रोटेक्शन भी देते हैं, उसका एक्सक्रीशन भी कराते हैं, उसका ब्रीदिंग भी कराते हैं। वो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हो गया ना ये? चलो आगे देखते रहो।
तो कुल मिला के अब बात यह है कि जो हमारा यूटरस का डेसिडुआ है, ध्यान से देखियो, अगर ये यूटरस का डेसिडुआ है, इस यूटरस के डेसिडुआ के साथ, इस यूटरस के डेसिडुआ के साथ जो अटैच हुआ है, क्या अटैच हुआ है इसके साथ? हमारा ब्लास्टोसिस्ट अटैच हुआ है इसके साथ। ये रहा ब्लास्टोसिस्ट विद द हेल्प ऑफ, क्या था वो? सिंकाइशियोट्रोफोब्लास्ट। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था। ये देखो भाई, ये है सिंकाइशियोट्रोफोब्लास्ट या सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। देख सकते हो बेटा, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट में बहुत सारे न्यूक्लिय हैं। मैं डॉट 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 बना रहा हूं ना, ये न्यूक्लियस है। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के बाद हमने एक और लेयर बनाया था, क्या था वो? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये इम्प्लांट हो चुका है, फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो ये रहा साइटोट्रोफोब्लास्ट। इस साइटोट्रोफोब्लास्ट में जो इनर सेल मास है, ध्यान से देखियो बेटा, इनर सेल मास के जो ब्लास्टोमेयर्स हैं, वो बेटा दो लेयर्स में, ब्लास्टोमेयर्स जो हैं, इनर सेल मास के जो सेल्स हैं, वो दो लेयर्स में अरेंज हो जाएंगे। देख लो, इनर सेल मास के सेल्स दो लेयर्स में अरेंज हो जाएंगे। इनर सेल मास के सेल्स दो लेयर्स में अरेंज हो जाएंगे। मैं अलग अलग कलर से दो लेयर्स बनाऊंगा। एक मैंने रेड से ड्रॉ किया, फिर ये रहा दूसरा लेयर। ये देखो, इनर सेल मास के लेयर्स, सेल्स दो लेयर्स में अरेंज हो जाएंगे। ये वाला लेयर जो मैंने रेड से बनाया, जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट की तरफ होगा, इस वाले लेयर को बेटा हम बोलेंगे एपिब्लास्ट। क्या बोलेंगे? एपिब्लास्ट। ये देखिए, ये रहा एपिब्लास्ट। और जो इसके नीचे हमने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, उसको अपन बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। ये क्या हुआ? जो इनर सेल मास के सेल्स थे ना, इनर सेल मास के अंदर जो ब्लास्टोमेयर्स थे, वही अरेंज हुए दो लेयर्स में। बाकी चीजें इसमें क्या है, मैं उनका भी नाम लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये था सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है ये। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर एक और लेयर था, जिसको हम क्या बोले थे? साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट। और अंदर जो इनर सेल मास था, उसके सेल्स दो लेयर्स में अरेंज हो गए, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। एक काम करता हूं ना, इसको जूम करके यहां दिखाता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए भाई, ये अगर ये रहा हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट, ध्यान से देखिए, ये रहा साइटोट्रोफोब्लास्ट।
साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाहर क्या था? सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, वो हमको पता ही है। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट में ही वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में धस गए और इसको फिट कर दिया। इस साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो इनर सेल मास था, वही इनर सेल मास अरेंज हो गया 2 लेयर्स ऑफ सेल्स में। इनर सेल मास अरेंज हो गया 2 लेयर्स ऑफ सेल्स में, लाइक दिस। ये रहा भाई, इनर सेल मास अरेंज हो गया 2 लेयर्स ऑफ सेल्स में। ऊपर वाला लेयर जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट की तरफ होगा, इस लेयर वाले सेल्स को या इस लेयर को हम बोलेंगे एपिब्लास्ट लेयर, है ना जी। और उसके नीचे वाला लेयर, उसका हमने नाम लिखा था क्या? हाइपोब्लास्ट। ये रहा ग्रीन कलर का जो हम लिखे हैं, दिस इज नन अदर देन हाइपोब्लास्ट। तो ये रहा हाइपोब्लास्ट, एंड दिस वन इज एपीब्लास्ट। ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर इम्प्लांट हो चुका है, फीमेल बेटा प्रेग्नेंट हो चुकी है, इम्प्लांटेशन से फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी ना। दिस स्ट्रक्चर जिसमें इनर सेल मास 2 लेयर्स में डिफरेंशिएट हो गया, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, बेटा इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बाय बोले तो 2 लैमिनर। लैमिना हम बोलते हैं सेल के लेयर को, बाय लैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। बाय लैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है ना। तो टोटल कुल मिला के हमने क्या सीखा? जो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में पहुंचा, सॉरी मॉड्यूला यूट्रस में पहुंचा या एम्ब्रायो यूट्रस में पहुंचा, यूट्रस में ये एम्ब्रायो 3 या 4 दिन गुजारेगा। 3-4 दिन के अंदर अंदर ये यूट्रस के अंदर काफी सारा फ्लूइड पिएगा, एब्जॉर्ब करेगा। फ्लूइड एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें एक कैविटी डेवलप होगी, उस कैविटी का नाम है ब्लास्टोसील, और उसका जोना पेलुसिडा खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तब जाके उसके जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ट्रोफोब्लास्ट वाले ब्लास्टोमियर्स, हाँ एपिब्लास्ट लंबा होगा, हाइपोब्लास्ट थोड़ा सा छोटा होगा। तो तब जाके उसके जो ट्रोफोब्लास्ट वाले सेल्स हैं वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ टच किए और डिफरेंशिएट हो गया ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर्स में, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट से लंबे लंबे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे, वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कोरियोनिक विलाई बोलेंगे। ये कोरियोनिक विलाई या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यूट्रस के एंडोमेट्रियम में धस जाएंगे। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट से एचसीजी हार्मोन भी निकलेगा। हाँ, ये एचसीजी हार्मोन कार्पस ल्यूटियम की लाइफ को प्रोलॉन्ग करेगा, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस के एंडोमेट्रियम को इंटैक्ट रखेगा। और साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स बाद में मदद करेंगे 2 चीजें बनाने में, एक तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, 3 तरह के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होते हैं, पढ़ेंगे हम, कोरियन, एमनियन और एलेंट्राइस, और प्लेसेंटा बनाने में भी मदद करेगा। प्लस जो अंदर इनर सेल मास था या एम्ब्रियोब्लास्ट था, वो एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स अरेंज हो जाएंगे 2 लेयर्स में, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। इस 2 लेयर्स वाले इनर सेल मास को बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलेंगे। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस जिसमें ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गया, धस गया यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, और इनर सेल मास बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क में कन्वर्ट हो गया, इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ब्लास्टुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। पहले ब्लास्टोसिस्ट बना,
और फिर वही ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया यूट्रस के एंडोमेट्रियम। ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, अभी मैंने कहा HCG। HCG बेटा हार्मोन है, पूरा नाम ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन कहां से निकलेगा? अभी अभी मैंने बताया, ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट से निकलेगा। और ये हार्मोन क्या काम करेगा? ओवरी के अंदर कार्पस ल्यूटियम की लाइफ को प्रोलॉन्ग करेगा। इज इट ओके? ये हार्मोन फीमेल के यूरिन के साथ बाहर निकलेगा। हाँ, इट इज सम पार्ट ऑफ इट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। सम पार्ट ऑफ इट एक्सक्रीटेड इन यूरिन। अब सोचो जरा, जब ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो रहा है, तो ऐसा वाला यूरिन जिसके अंदर HCG हार्मोन होगा, वही यूरिन कंफर्मेटरी टेस्ट है। इट गिव्स अस द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। कंफर्मेशन फॉर प्रेगनेंसी मतलब क्या है इसका? लेडीज प्रेगनेंसी टेस्ट कराती है ना, कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं या नहीं। कैसे कराते हैं? बाजार से मिलते हैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स। प्रेगनेंसी स्ट्रिप के ऊपर इस लेडी का जब एक यूरिन का ड्रॉप पड़ेगा, तो उस यूरिन के ड्रॉप से उस प्रेगनेंसी स्ट्रिप का कलर थोड़ा सा, उसमें कुछ इंडिकेशन लगा होता है, उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। कलर चेंज होता है किस हार्मोन की वजह से? इसी हार्मोन की वजह से। मतलब कहने का यह है कि अगर लेडी के यूरिन में HCG हार्मोन है, मतलब ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि HCG कहां से रिलीज हुआ? सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट से। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट बना कैसे? ये ट्रोफोब्लास्ट से बना। और ट्रोफोब्लास्ट किसका स्ट्रक्चर है, किसका पार्ट है? ये ट्रोफोब्लास्ट है पार्ट सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट पार्ट है किसका? ट्रोफोब्लास्ट का। ट्रोफोब्लास्ट एम्ब्रियो का पार्ट है। भाई जब तक एम्ब्रियो नहीं बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेगा, तब तक सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट थोड़ी बनेगा। और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट बनने के बाद ही ना HCG हार्मोन सिक्रेट होगा। तो HCG हार्मोन का यूरिन में होना, इसका मतलब फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसमें इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट हो चुका है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। ओके, बढ़िया है, मैं आगे चलता हूं। तो क्या सीखा हमने? एक तो हमने ब्लास्टुलेशन सीखा, ब्लास्टुला कैसा बनता है। एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं व्हाट वी आर स्टडीइंग, क्या? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। मैंने बेटा तुमको बताया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पहला स्टेज है ब्लास्टुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला बनने के बाद वही ब्लास्टुला यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इंप्लांट हो गया। इंप्लांटेशन प्रोसेस भी हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। इंप्लांटेशन प्रोसेस भी बता दिया हमने आपको। तीसरा स्टेज आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोलेशन। व्हाट? गैस्ट्रोलेशन। ये देखिए, गैस्ट्रोलेशन। अब गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस क्या है? गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस इम्प्लांटेशन के बाद नहीं, अभी रुको तो। गैस्ट्रुलेशन इम्प्लांटेशन के बाद होगा, मतलब जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम में धस गया, अब गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगा। गैस्ट्रुलेशन इज all those events all those events
which convert bilaminar embryonic disc which convert bilaminar embryonic disc into a trilaminar disc. Bilaminar embryonic disc into a trilaminar embryonic disc. वो सारे इवेंट्स जिनसे बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कन्वर्ट होगा इनटू अ ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क आर नोन एज गैस्ट्रुलेशन. इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन. तो ब्लास्टुला में जो इनर सेल मास था वो कन्वर्ट हो चुका था ना इम्प्लांटेशन के बाद इनटू अ बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क. उसमें दो लेयर्स थे, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट. अब यही एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट वाला स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगा इनटू अ ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क. ट्राइलैमिनर मतलब अब इसमें 3 लेयर्स ऑफ सेल्स आएंगे. इसी प्रोसेस को जिसमें बाइलैमिनर डिस्क ट्राइलैमिनर डिस्क में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं व्हाट? इसको हम बोलते हैं क्या? गैस्ट्रुलेशन. थोड़ा सा मैं डायग्राम ढूंढता हूं, अगर डायग्राम मिला तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो हम खुद से ड्रॉ करेंगे. 1 मिनट बेटा. बस हो गया. 1 मिनट. थोड़ा सा धैर्य रखो बेटा, थोड़ा सा सब्र करो, मैं डायग्राम ढूंढ रहा हूं. मजा नहीं आ रहा. ये मैंने यहां पेस्ट कर दिया इसको. हाँ जी भाई, देखो भैया बताओ, ये दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ना? इज इट विजिबल? बस
थोड़ा सा। अच्छा, ये देखो, तो ये था जो ये जो था, इसमें देखो, पहले इसमें देखो, ये ट्रोफोब्लास्ट दिखा रहा है तुमको। ये ट्रोफोब्लास्ट है। अंदर जो कैविटी है यही ब्लास्टोसील है, और ये इनर सेल मास था। ठीक है ना? अब देखो, ये जो इनर सेल मास है ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू अभी मैंने जो ड्रॉ किया था, ये कन्वर्ट हो चुका है। ध्यान से देखना, पहले ये वाला डायग्राम देखो जो मैं हाथ से बना रहा हूं। इनर सेल मास ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू बाइलैमिनर डिस्क। तो बाहर से जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? बाहर से जो मैंने ड्रॉ किया, इट इज साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है ना भाई? और इसी साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाद मैंने आपको बताया था बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। ये था हाइपोब्लास्ट। और ये लंबे लंबे सेल्स जो थे, इट वाज एपीब्लास्ट। ऐसे ही स्ट्रक्चर था ना? ये देखिए, तो दिस वाज एपिब्लास्ट एंड दिस इज हाइपोब्लास्ट। इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले जो एपिब्लास्ट के सेल्स हैं, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो सेल्स हैं जिसको एक्टोडर्म लिखा है, ये एक्चुअली बेटा एपिब्लास्ट सेल्स हैं। एपिब्लास्ट सेल्स, एपिब्लास्ट सेल्स ट्रोफोब्लास्ट, बाहर जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट से थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, और बीच में एक कैविटी बनेगी। उस कैविटी का नाम एमनियोटिक कैविटी। तुमको शायद दिख रहा होगा, है ना? एक्टोडर्म नहीं लिखा मैंने, मैं लिख रहा हूं एपिब्लास्ट। ये जो एपिब्लास्ट है, एपिब्लास्ट लेयर ट्रोफोब्लास्ट, बाहर वाले साइटोट्रोफोब्लास्ट से अलग होगा। बीच में एक कैविटी बनेगी, उस कैविटी का नाम है एमनियोटिक कैविटी। और नीचे जो ये वाला सीन है, ये वाला लेयर क्या था? हाइपोब्लास्ट। ठीक है ना? अब देखो, इस एपिब्लास्ट लेयर में बेटा, यहां पर इस लास्ट वाले डायग्राम में, इस एपिब्लास्ट लेयर में एक नीचे की तरफ एक डिप्रेशन सा बनेगा। इस डिप्रेशन को हम प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलते हैं। दिखाई दे रहा है ना तुमको? हाँ, मैंने क्या कहा? इधर देखो, मैं ड्राइंग बनाता हूं। अगर ये हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर मैंने क्या कहा? इधर देखो, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर मैंने बोला था एपिब्लास्ट सेल्स है। मैंने कहा ये एपिब्लास्ट सेल्स साइटोट्रोफोब्लास्ट से थोड़ा सा अलग होंगे, और अलग कलर से दिखाऊंगा। अलग होने के बाद ये बीच में कैविटी बनाएंगे, लाइक दिस। ये देखो, साइटोट्रोफोब्लास्ट के नीचे, ये देखो भाई, ये रहा एपिब्लास्ट लेयर। ये ग्रीन कलर से जो ड्रॉ किया, ये तो साइटोट्रोफोब्लास्ट में नीचे जो एपिब्लास्ट था, एपिब्लास्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल होके कैविटी बना। द कैविटी इज नोन एज एमनियोटिक कैविटी। और इस एपिब्लास्ट के नीचे, ये एपिब्लास्ट है, एपिब्लास्ट के नीचे था हमारा क्या? हाइपोब्लास्ट। बस हो गया हमारा काम, थोड़ा सा सब्र करो तुम। ये था इसका हाइपोब्लास्ट।
दिस इज हाइपोब्लास्ट। एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड होगा, वेरी गुड। ये रहा हाइपोब्लास्ट। अब इस वाले डायग्राम को देखो जिसपे मैं टिक मार रहा हूं। अब क्या होगा, इसी एपिब्लास्ट में, यहां पर सेंटर में एपिब्लास्ट में मैं रेड से दिखा रहा हूं, एपिब्लास्ट लेयर में सेंटर में एक डिप्रेशन सा बनेगा, एक कैविटी सा बनेगा। बेटा जी, इस कैविटी को हम प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलते हैं। तुम देख सकते हो इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू थ्रू कुछ एरोज बनाए हैं, बनाए हैं ना। इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू एपिब्लास्ट के सेल्स नीचे को आएंगे और वो हाइपोब्लास्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। एक काम करो, शॉट ले लो, मैं अगले अगले पेज पे बताऊंगा, जल्दी करो। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। ओके, इधर देखो, मैं इस वाली डायग्राम को हाथ से बना रहा हूं। ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको मैं हाथ से बना रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, ये था हमारा, ये था हमारा एपिब्लास्ट। ये था एपिब्लास्ट, है ना। और एपिब्लास्ट के ऊपर एक कैविटी हमने देखी थी, एक कैविटी बन चुकी थी। उस कैविटी का नाम था एमनियोटिक कैविटी। बस हो गया हमारा काम, ठीक है। और एपिब्लास्ट के नीचे भी था हाइपोब्लास्ट, ये था हाइपोब्लास्ट। बट एपिब्लास्ट के ऊपर मैंने कहा एक डिप्रेशन सा बनता है बेटा, इस डिप्रेशन का नाम है प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक, इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू एपिब्लास्ट के कुछ सेल्स निकलेंगे और वो एपिब्लास्ट के सेल्स ना इसी एपिब्लास्ट लेयर के नीचे आ जाएंगे। अब एपिब्लास्ट के नीचे कौन सा लेयर था, हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट के सेल्स निकल के नीचे घुस जाएंगे, जबरदस्ती घुस जाएंगे, तो हाइपोब्लास्ट के सेल्स को नीचे की तरफ धक्का मिलेगा। समझ रहे हो बात? ये देखो, हाइपोब्लास्ट के सेल्स को नीचे की तरफ धक्का मिलेगा। धक्का मतलब नीचे की तरफ उनका पुश लगेगा। ये देखिए बेटा, ये हाइपोब्लास्ट सेल्स को नीचे की तरफ पुश सा मिला, कुछ इस तरह। हाइपोब्लास्ट की सेल्स को नीचे की तरफ पुश मिला, मतलब कहने का यह है, जो एपिब्लास्ट से सेल्स निकली और प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू एपिब्लास्ट के नीचे दब गई, उन सेल्स ने हाइपोब्लास्ट को नीचे की तरफ पुश किया। अब ये नीचे पुश हुआ हाइपोब्लास्ट हाइपोब्लास्ट नहीं रहा, नाउ इट इज नोन एज एन एंडोडर्म। और बीच में जो एपिब्लास्ट की सेल्स आ गई, उन एपिब्लास्ट की सेल्स को बेटा हम बोलेंगे, दे आर नाउ नोन एज मीजोडर्म। एपिब्लास्ट से सेल्स कटी, वो प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू नीचे आ गई, ये यहां पर। इन नीचे घुसी सेल्स को हम मीजोडर्म बोलेंगे, मीजोडर्म। और जो हाइपोब्लास्ट की सेल्स थी, वो इस मीजोडर्म बनने से नीचे की तरफ पुश हो गई, ये बना एंडोडर्म। एपिब्लास्ट के अंदर जो वाली सेल्स बची, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म।
फिर से रिपीट करूंगा। मैंने क्या कहा? सबसे पहले एपिब्लास्ट में एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बना। प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने से हल्का सा यहां पर खुल गया, हल्का सा गैप हो गया। उसी गैप के थ्रू एपिब्लास्ट से कटी हुई सेल्स गैप के थ्रू जाएंगी। गैप के थ्रू जाने से नीचे जो हाइपोब्लास्ट था, हाइपोब्लास्ट डिस्प्लेस हो गया, नीचे की तरफ उसको पुश मिल गया और बीच में ये एपिब्लास्ट की सेल्स आ गई। जो डिस्प्लेस हुआ हाइपोब्लास्ट, उस डिस्प्लेस्ड हाइपोब्लास्ट को हमने एंडोडर्म बोला। तो सबसे पहले एंडोडर्म। बीच में जो सेल्स आ गए एपिब्लास्ट से कट के, उन सेल्स को हमने क्या कहा? दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म। और कुछ सेल्स जो एपिब्लास्ट में बचे रहे, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म। तो तीन लेयर्स बन गए, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यही तीन लेयर्स, इसी चीज को हम ट्राइलैमिनर डिस्क बोलेंगे। पहले दो लेयर थे, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, अब तीन लेयर्स हो गए। एपिब्लास्ट में प्रिमिटिव स्ट्रीक बना, इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने से कुछ सेल्स एपिब्लास्ट के उठे, वो बीच में आ गए, हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट के बीच में। बीच में आने से उन्होंने हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस कर दिया, पुश कर दिया नीचे। पुश हुआ हाइपोब्लास्ट, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एंडोडर्म। बीच में जो सेल्स आ गए, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू मेसोडर्म। और एपिब्लास्ट के सेल्स जो ऊपर ही रहे, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्टोडर्म। सो इन तीन लेयर्स का बनना मतलब ट्राइलैमिनर डिस्क कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना? तो हमने क्या लिखना है यहां पर? प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्म्ड इन epiblast, marks the start of gastrulation. गैस्ट्रुलेशन प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने से स्टार्ट हो गया। ठीक है? और ट्राइलैमिनर डिस्क, ट्राइलैमिनर डिस्क कंटेन्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। बन गया ना? कोई दिक्कत इसमें? स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। अब हमको देखना है कि एक्टोडर्म और मेसोडर्म और एंडोडर्म से क्या बनेगा, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है ना? अरे उसको खिलाओ पिलाओ, ठीक हो जाएगा। खिलाओ उसको कुछ, ठीक हो जाएगा वो। मुझे तो वैसे ज्यादा इनके बारे में पता नहीं है, ये तुम किसी एक्सपर्ट से पूछोगे तो वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। चलो बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, खुदा हाफिज।